हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल। दिनेश सर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए। जो 10वीं का रिजल्ट कैसे बनने वाला है, इससे रिलेटेड सर्कुलर आ गया है। मार्क कैसे देना है, रिपीटेड स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट हो, आइसोलेटेड हो, क्लास इंप्रूवमेंट हो, सभी के लिए। तो अगर आप एक स्टूडेंट है या टीचर हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, काफी लंबा होने वाला है। पूरा का पूरा जो डिटेल्ड सर्कुलर है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स दिए जाने हैं या मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे जो है उनकी तरफ से पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए जो लेटेस्ट सर्कुलर है वो रिलीज कर दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देख रहे हैं 10वीं मूल्यमापन बाबत प्रकटन। तो एक अभी जो है प्रकटन रिलीज हुआ है नया नया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो है बच्चों को मूल्यमापन करना है। ओके, अब यहां पर अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो एक वेबसाइट है mh-ssc.ac.in, इसके ऊपर फैक्ट दिए हुए हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वहां से जाके सारे क्वेश्चंस के आप आंसर पा सकते हैं आपके डाउट्स के। कल जो है 10 जून को 11 बजे से यहां पर ये सब कुछ अवेलेबल होगा। कल ही जो है 10 जून के दिन जो है एक मीटिंग रखी गई है, आपको बताना चाहूंगा कल एक मीटिंग रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक से एक सर्कुलर आ चुके हैं। ये अभी आपने देखा जो मैंने सर्कुलर बताया कि रिलीज कर दिया गया प्रकटन। ओके, एंड कल एक जो वेबसाइट मैंने दिखाया वहां पर आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर होंगे। ओके, क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी वहां पर रहेंगे, तो आपको जो भी पूछना है, क्योंकि बहुत बड़ी बात है ये। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स रिलीज हुए हैं आइसोलेटेड, प्राइवेट, रिपीटर्स और रेगुलर स्टूडेंट के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक जो है मूल्यमापन कार्य पद्धति जो है रिलीज हुई है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक सर्कुलर है, 10 पेज का सर्कुलर है। इसके अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। तो जो महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे है, इनकी तरफ से बच्चों 9 जून, यहाँ देख सकते हो 9 जून आज ही ये रिलीज हुआ है। अब ये जो है यहाँ पर पहले तो प्रस्तावना दी गई है, सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या है, कैसे है। 10वीं का एग्जाम हुआ नहीं, तो अब जो है डिटेल में यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो ये 10 पेज है, काफी टाइम लगेगा, तो मैं आराम से बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा और समरी बताऊंगा, एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक कमेटी बनाने बोला गया है, स्कूल में 7 लोगों की कमेटी बनेगी। जो 7 लोगों की कमेटी है उसमें मुख्याध्यापक होंगे, सब्जेक्ट टीचर होंगे, क्लास टीचर होंगे। ओके, ये जो कमेटी बनेगी उनको एक डेट दे दी गई है कि इस डेट तक आपको डेटा सबमिट करना है। तो वो कैलेंडर बता रहा हूं। सबसे पहले जो मुख्याध्यापक है और शिक्षक है, इन सभी के लिए यूट्यूब पर एक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है यूट्यूब चैनल पर, जो कल मैंने जैसे बताया 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे का होगा। इसमें बताया जाएगा कि किस तरह से जो है रिजल्ट बनाना है। अभी मैं आपको ऑलरेडी यहां पर बता दे रहा हूं, अगर यहां आप देख लेते तो आपको इस ट्रेनिंग सेशन की जरूरत नहीं होगी। यहां पर एक डेट दी गई है कि 11 जून से लेके 20 जून, ये जो डेट है यहां पर बोला गया है कि अगर किसी बच्चे का किसी भी रूप में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, उसका किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम या कुछ नहीं लिया गया था, तो एक 10 दिन का टाइम दिया गया है टीचर्स को कि ऐसे बच्चों का आप कुछ ना कुछ करके होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ करके मूल्यमापन करिए। ठीक है, यहां पर सबसे पहले जो सब्जेक्ट टीचर है, समझो आपके हिंदी, इंग्लिश, मराठी या मैथ साइंस के जो टीचर है, वो आपके सब्जेक्ट का मार्क लिस्ट बना के आपके क्लास टीचर को देंगे। देखो एक्चुअल रोल जो है मुख्याध्यापक होता है, मुख्याध्यापक के अंडर में समझो 10th की 3 क्लास है तो 3 क्लास टीचर होंगे, और हर क्लास टीचर के अंदर में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स के क्लास टीचर, सब्जेक्ट टीचर होंगे। तो पहले क्या होगा, ये सारे सब्जेक्ट टीचर जो है अलग अलग सब्जेक्ट का रिजल्ट बना के क्लास टीचर को देंगे। 10th A का समझो ये क्लास टीचर है। अब ये क्लास टीचर जो है वो क्या करेंगे, पूरा का पूरा समरी बना के हेड मास्टर को रिजल्ट देंगे। ये प्रोसेस है। तो कैसे होने वाला है, जो क्लास टीचर है वो क्या, सब्जेक्ट टीचर है, वो क्लास टीचर के पास 20 जून तक अपने सब्जेक्ट का, अगर इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश का जो है मार्क लिस्ट बना के जमा कर देंगे। अब जो क्लास टीचर ने जो मार्कशीट बनाया है उसको निकाल समिति, यानी एक कमेटी बनाई जाएगी 7 लोगों की, वो जो है उसका परीक्षण करेगी कि बराबर से बनाया गया है कि नहीं, और उसको सर्टिफाई करेगी। इसके लिए 12 जून से 24 जून की डेट रखी गई है। अब जो मुख्याध्यापक है वो क्या करेंगे, जो भी 10th स्टैंडर्ड के जितने भी डिवीजन थे सबका रिजल्ट जो है एक साथ संकलित करेंगे। ओके, संकलित करने के बाद जो बोर्ड है, ओके, बोर्ड का जो ऑनलाइन सिस्टम पोर्टल अभी जारी होगा, वहां पर सारा का सारा मार्क्स जो ऑनलाइन तरीके से 30 जून के पहले भरना होगा। इतना ही नहीं, जो हेडमास्टर है उनको क्या करना पड़ेगा, जो 9th और 10th का पूरा डेटा पेपर पे है उसको एनवलप में डाल के
समझ रहे हो, जो पेपर है एनवलप में डाल के उसको बोर्ड में हार्ड कॉपी भेजना भी होगा, ऐसा नहीं किसी वेबसाइट पर डाल दिया। तो 30 जून के पहले उनको हार्ड कॉपी भी भेजना है। अब बोर्ड के पास सारा डेटा आ जाएगा 30 जून तक, तो 3 जुलाई से जो बोर्ड है रिजल्ट बनाने का प्रोसेस चालू करेगा और जुलाई के 2nd या 3rd वीक तक आपका जो 10वीं का रिजल्ट आएगा। तो ये टाइम टेबल हो गया। अभी बहुत 10 पेज का है बेटा, मैं एकदम शॉर्ट में अच्छे से समरी करके पूरी डिटेल बताऊंगा। शॉर्ट में मतलब ये नहीं कि उड़ा दूंगा, सब बताऊंगा, लेकिन आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। देखो अब यहां पर सबसे पहले निकाल समिति गठित करनी, मतलब कि सबसे पहला टास्क है कि निकाल समिति बनाना है, एक कमिटी बनाना है। जैसे सीबीएसई का मैंने आपको समझाया था वैसे ही 7 लोगों की कमिटी बनेगी। यहां पर देख सकते हो, 1 मिनट, हाँ ये, हाँ मुख्याध्यापक, माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी गव्हर्नमेंट का जो भी ये निर्णय आया है, ओके, उसके क्राइटेरिया के हिसाब से, 1 मिनट, यस, 7 सदस्यांची, कमाल, ओके, 7 लोगों की ये कमेटी बनानी है, ओके। और अगर नहीं बनाई होगी तो तुरंत अभी बनाई जाए। समिति की मीटिंग लेनी है, मीटिंग में ये सारी कार्य पद्धति बतानी है आपके क्लास टीचर को, सब्जेक्ट टीचर को, सबको बताने के बाद फटाफट जो डेट बताया गया उसके ऊपर जो एक्शन लेना है, यानी कि एक्टिविटी करना है, ओके, डेटा कलेक्शन वगैरह। मुख्याध्यापकांची करावयाची कार्यवाही, मुख्याध्यापक का मेन रोल है इसके अंदर, पूरी कमेटी के अंदर समिति का अध्यक्ष होने वाला है। सारे सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर से फटाफट डेटा कलेक्ट करके बोर्ड से जो है कोऑर्डिनेट करके डेटा को बोर्ड के पोर्टल में डालना है और हार्ड कॉपी भेजना है। और ये सब कुछ परफेक्ट होना है, इसकी पूरी जांच भी करना है, जो भी टाइम टेबल दिया गया उसके हिसाब से काम करना, ये बोला गया है, ठीक है। तो अभी आपने यहाँ पर देखा। अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट कैसे बनेगा। निकाल तैयार करायची कार्यवाही काय आहे। देखो एकदम रिजल्ट कैसे बनने वाला है, निकाल तैयार करण्यासाठी कार्यपद्धती। तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा, देखो 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो हम रेगुलर बच्चों की बात करते हैं कि जो रेगुलर, ये सब 10वीं का बताया जा रहा है, 12वीं का अभी तक आया नहीं है। जो स्कूल जाते थे बच्चे या स्कूल में एनरोल हुए थे उनके लिए बताया जा रहा है। उसके बाद रिपीटर की बात करेंगे, रिपीटर के बाद जो है हम लोग प्राइवेट की बात करेंगे और इंप्रूवमेंट की बात करेंगे। सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, प्राइवेट फिर क्लास इंप्रूवमेंट। क्लास इंप्रूवमेंट वाले तो बच्चों वीडियो को यहीं पर छोड़ दूं, क्लास इंप्रूवमेंट वाले जो बच्चे मत देखो, पहले बता ही देता हूं। जो 10वीं में पहले पास हो चुके हैं, समझो 50% आया था और वो वापस से एग्जाम फॉर्म भरे थे कि हमको 70-80% आना चाहिए, हम फिर से एग्जाम देंगे, तो ऐसे बच्चों का ना रिजल्ट नहीं बनेगा। उनको अगर लगता है कि मुझे एग्जाम देके रिजल्ट बनवाना ही है, तो फिर आगे चल के आपको चांस मिलेगा इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का, ठीक है। अभी आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, जो आपका पिछला रिजल्ट है वही आपको लेके आगे चलना है। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे चाहिए रिजल्ट, तो आगे आने वाली एग्जाम देना। तो क्लास इंप्रूवमेंट वाले बच्चे वीडियो छोड़ के निकल जाओ, आपके लिए हो गया डिटेल। प्राइवेट वाले रिपीटर रेगुलर देखते रहो, मैं बता रहा हूँ। निकाल यानी रिजल्ट कैसे तैयार करना, सबसे पहले नियमित विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे। नियमित यानी रेगुलर विद्यार्थी जो भी है। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हो 9th का फाइनल रिजल्ट, देखो 9th का फाइनल रिजल्ट का 50% लेना है मार्क्स। और जो 10वीं के वर्ष भर में जो अंतर्गत लेखी मूल्यमापन हुआ, रिटर्न एग्जाम हुआ है, सेमिस्टर प्रीलिम एग्जाम्स हुई है, उसके बेसिस पर जो है 30 मार्क्स जो है 10th का रिटर्न का लेना है, ओके। और जो ओरल एग्जाम था उसका 20 मार्क्स, यानी 30 रिटर्न का 20 मार्क्स ओरल का, ऑलरेडी मैंने पहले सब बताया हुआ है। अब रिजल्ट कैसे बनेगा, देखो जो 9वीं का अंतिम निकाल था, जो 9th स्टैंडर्ड का फाइनल रिजल्ट था आपका, तो अब वो स्कूल के पास होगा ही। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कि हमारे स्कूल में तो मैं तो बाहर से आया था, तो ऐसे बच्चों के लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया है। 1 मिनट, ये थोड़ा आगे पीछे हो जा रहा है। ऐसे बच्चों के लिए भी क्राइटेरिया बनाया गया जो बच्चे उस स्कूल में नहीं थे या दूसरे स्कूल से आए थे, या जो भी है, जो प्राइवेट बच्चे थे वो कुछ तो 6ठी 7वीं के बाद डायरेक्ट 10वीं दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बताता हूँ क्या करने वाले। सभी के लिए जो है रिजल्ट बनने वाला है। अब 9वीं का जो अंतिम निकाल था, जो रेगुलर बच्चे 9वीं के 50 मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर देखो सपोज आपका लैंग्वेज की बात करते हैं, यानी हिंदी मराठी इंग्लिश, 100 मार्क्स की एग्जाम होती है। अब ये 100 मार्क्स में से समझो कि बच्चे को 68 मिले थे 9th में, 68 मार्क्स, और 68 का क्या करना, आधा कर देना है। दिखाई दे रहा है क्या आपको, हाँ 68 का आधा कर देना, वो 34 मार्क्स आपको 9th के इसमें मिल गया 50 में से, यानी कि जो भी आया था उसका आधा कर देंगे। अगर 77 मार्क्स आया था, आधा करोगे तो क्या था 38.5, पॉइंट में थोड़ा सा भी आगे आ गया ना तो अगला नंबर आ जाएगा 38.5, मतलब 39 मार्क्स दे देना है। तो ये क्राइटेरिया। वैसे ही देखो संयुक्त भाषा है, संस्कृत उर्दू जैसे 50-50 मार्क के क्वेश्चन सब्जेक्ट होते हैं, कंपोजिट सब्जेक्ट, उसमें क्या करना है, जो 50-50 मार्क है ना,
उसको जो भी मार्क्स मिला तो वैसे ही आधा कर देना, 50 मार्क्स हो जाएगा। तो 9th का जो भी आपका फाइनल रिजल्ट का मार्क्स था, ये सब्जेक्ट वाइज दिया है, जैसे कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस वगैरह भी, जो भी आपका सब्जेक्ट था, जो भी मार्क्स मिला है उसको 50 में कन्वर्ट कर देना है। अगर समझो आपको 70 मार्क्स मिले थे तो 35 हो जाएगा, 71 मार्क्स मिले थे तो 71 मिले तो 30.55 था, 35.5 तो 36 हो जाएगा। मतलब पॉइंट में तो आगे का नंबर ले लेना है। 9th का जो मैं बता रहा हूं आपको बेटा, 9th में जो भी आपको सब्जेक्ट में मार्क्स थे उसका दिक्कत नहीं है, आधा कर देंगे और जैसे मैंने बताया उस तरह से। अब आगे बढ़ते, देखो सारे सब्जेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए दिए हुए हैं, सारे जो सब्जेक्ट है ओके किस तरह से करना है 9th का। अब मंडळाच्या संगणक प्रणालीमध्ये इयत्ता 9वीचे विषय निहाय, मतलब जो भी सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है वो बोर्ड की वेबसाइट पर हेडमास्टर को भरना है। इसीलिए जो है जो ये मार्क्स डालेंगे तो अपने आप वो कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ जो लिखा है ना, यानी जो हेडमास्टर है वो 9th का मार्क्स आपका डालेंगे तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ऊपर पूरा एग्जाम्पल दिया था ना उस हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 10वीं की बात करते हैं ओके, 9th का 50 मार्क्स। अभी हो सकता है कि 10वीं के अंदर फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम हुई थी या तो प्रैक्टिकल एग्जाम हुई थी, इसमें जो स्टूडेंट है हो सकता है कि उसने दोनों में से एक एक एग्जाम दियो, या तो सेमिस्टर दिया है या जो है प्रीलिम एग्जाम दिया है, या हो सकता है कि उस स्टूडेंट ने दोनों एग्जाम दिया है। तो ऐसे केसेस में मार्क्स कैसे मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर 30 मार्क्स है, आप देख सकते हैं 30 मार्क्स जो है रिटर्न में देना है। अब रिटर्न भी कौन सा, कि प्रथम सत्र या तो सराव परीक्षा ओके, फर्स्ट टर्म या तो प्रीलिम एग्जाम। तो कैसे मिलेगा देखो, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये 30 मार्क्स में से कन्वर्ट करना है, ये 10वीं का है समझो यहाँ पर, कि 10वीं के अंदर मराठी प्रथम भाषा है या इंग्लिश है या हिंदी है, कोई भी 80 मार्क का एग्जाम होता है। 80 में से बच्चों 66 मिल गया, कितना मिल गया 66 आउट ऑफ 80, किसमें, प्रीलिम एग्जाम है, सराव परीक्षा म्हणजे प्रीलिम एग्जाम। और ये फर्स्ट सेमिस्टर दिया नहीं है इसने, प्रथम सत्र परीक्षा दी नहीं थी, स्कूल में हुआ ही नहीं था समझो, प्रीलिम एग्जाम हुई थी। अब ये जो 80 में से 66 मार्क्स आए, उस 66 मार्क्स को कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 66 अपॉन 80 है ना, 80 में से 66 है, ये करके 30 में से कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ रहा है 27.45। अब ये 24.75, 24 पॉइंट है ना, तो उसको बढ़ा के 25 कर देना। इस तरह से 30 में से कन्वर्ट होगा आपका रिटेन का मार्क्स, वो लैंग्वेज हो या कोई भी हो। अभी जैसे गणित है, ये अलजेब्रा ज्योमेट्री है, दोनों में अलग अलग मार्क्स मिले, तो ये 32 मिला। अच्छा, अब यहाँ पर समझो कि इसने फर्स्ट टर्म एग्जाम दिया है स्कूल में और ये प्रीलिम एग्जाम दिया ही नहीं था, मतलब दूसरा केस है, एक ऐसा स्कूल है जहां पर फर्स्ट टर्म एग्जाम हुई थी और ये प्रीलिम एग्जाम नहीं हुई थी। ऐसे में क्या होगा, फर्स्ट टर्म एग्जाम के मार्क्स को ही कैरी फॉरवर्ड करना है और इसको 30 में से कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ये 32 है, कितने में से है 40 इंटू 30 कर देंगे, इसको सॉल्व करोगे तो 12 आ रहा है, फिर 33 को 40 से डिवाइड करके 30 में कन्वर्ट करेंगे तो 12.37 आ रहा है। ये तो 12 पूरा है बट ये 12 पॉइंट है ना, तो ये 13 हो जाएगा, तो ये 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा 25, कितने में से मिला 30 में से। तो ये क्राइटेरिया है, मतलब क्या कि अगर बच्चे ने प्रैक्टिकल एग्जाम दी है, सॉरी बच्चे ने प्रीलिम एग्जाम दी है, तो प्रीलिम एग्जाम के मार्क्स को कवर के बेसिस पर रिजल्ट बनाओ 30 मार्क्स। अगर बच्चे ने फर्स्ट टर्म एग्जाम मार्क्स दिया है, एग्जाम दिया है, तो उसका जो मार्क्स है उसके बेसिस पर रिजल्ट बनाओ। तो ये इस तरीके से है बच्चों। अभी आगे देखते हैं, इसके बाद समझो कि ऐसा केस है कि स्कूल में ना बच्चे ने दोनों एग्जाम दी है, स्कूल में बच्चे ने दोनों एग्जाम दी है, यानी कि प्रथम सत्र परीक्षा भी दी है और प्रीलिम परीक्षा भी दी है। समझो कि 80 मार्क का पेपर है, लैंग्वेज का पेपर है, उसमें से बच्चे को फर्स्ट सेमिस्टर में 56 मार्क्स मिले थे और जो प्रीलिम एग्जाम थी 72 मिले थे। अब आपने तो दोनों एग्जाम दी थी, हो सकता है कि पहले सेमेस्टर एग्जाम आपकी अच्छी नहीं गई थी बट प्रीलिम में आपने बहुत मेहनत की थी, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जिसमें ज्यादा मार्क्स है उसको कंसिडर कर लो, प्रीलिम में ज्यादा मार्क्स है तो प्रीलिम के मार्क्स ले लो। लेकिन समझो हो सकता है कि आपने साइंस में दिया था और सेमिस्टर के अंदर 60 मार्क्स थे फर्स्ट सेमेस्टर, बट प्रीलिम में 55 थे, प्रीलिम एग्जाम में आपको कम मार्क्स आ गए थे, तो ऐसे में ज्यादा कौन सा है 60, तो इस 60 को कंसिडर करने बोला गया है। मतलब अगर आपने सारी एग्जाम दी थी तो जिस एग्जाम में ज्यादा मार्क्स था वो मार्क्स कंसिडर होगा, ठीक है। अब ये 72 को 30 में कन्वर्ट करना है, तो जो 72 मार्क्स है ये आए हैं 80 में से, इंटू 30 कर दो तो आ जाएगा 27, तो 27 मार्क्स आउट ऑफ 30 आ गया इस तरह से। अब ये 60 है तो सेम वे से इसको भी 30 में कन्वर्ट करेंगे, समझ में आ रहा है। अब आगे देखो इसके बाद ओके, अभी समझो यहां पर एक सी कंडीशन दिया गया, सी। अभी मैंने जो आपको दो कंडीशन बताए ए और बी। ए क्या है कि बच्चे ने कोई एक एग्जाम दी है, या तो सेमिस्टर या तो प्रीलिम,
तो जो भी एग्जाम दिए उसके मार्क्स को कंसिडर करके 30 में कन्वर्ट कर दो। दूसरा केस था बी मतलब कि बच्चे ने सेमेस्टर भी एग्जाम दिया है, प्रीलिम एग्जाम भी दिए, तो इन दोनों एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सी एग्जाम में लाया, उस मार्क्स को कैरी फॉरवर्ड करके 30 में से कैलकुलेट करो। बट समझो कि ऐसा केस है कि बच्चे ने कोई भी एग्जाम नहीं दिए, पूरे साल भर में स्कूल में एग्जाम ही नहीं हुआ, तो ऐसे में सी एक रास्ता दिया गया, सी अपवादात्मक परिस्थिति के अंदर। तो ऐसे में क्या बोला है कि जो 10th के सिलेबस के बेसिस पर जो भी सराव चाचनी थी, यानी प्रैक्टिस टेस्ट था, स्वाध्याय था, या गृह कार्य यानी होमवर्क था, प्रोजेक्ट था, कुछ भी अगर किया एक या एक से ज्यादा, तो उसमें जो बच्चे हैं उसको विषय निहाय जो भी मार्क्स दिया गया था उसको 30 में से कन्वर्ट करके दे दो। अब ये मार्क्स कैसे देना है वो देखो, ध्यान से देखो। जैसे समझो यहाँ पर हिंदी है, हिंदी का बच्चे ने फर्स्ट टर्म भी एग्जाम नहीं दिया, प्रीलिम एग्जाम भी नहीं दिया, लेकिन जो स्वाध्याय गृह कार्य जो भी था 20 में से 15 मार्क्स मिले थे, तो इसको क्या करो 30 में कन्वर्ट करो, जो 15 मिले थे 20 में से उसमें 30 से मल्टीप्लाई करो, तो उसको 22.50 आया, 22 पॉइंट इसने 23 कर दिया, 30 में से 23 आया। अब ये जरूरी नहीं कि 20 में से ही मिला, हो सकता है कि उसको इंटरनल पूरा 60 मार्क्स में से आपने 48 दिया था टीचर ने, तो इसको भी इंटू 30 करके कन्वर्ट करो तो 30 में से 24 आया। तो ये तरीका यहाँ पर बताया गया बच्चों कि किस तरह से अगर आपने कोई भी एग्जाम नहीं दी होगी तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर ए और बी जो मैंने बताया कि कोई सेमेस्टर या प्रीलिम में से एक एग्जाम दिया या दोनों एग्जाम दिया, तो वैसे ही करना है। ये सी तभी करना है जब ए और बी लागू नहीं होता है। अगर एग्जाम हुई है तो एग्जाम का मार्क्स लेना ही है, नहीं ली थी तब ये रेयर कंडीशन में लेना है। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक और कंडीशन है कि मान लो कि कोई ऐसा बच्चा 10वीं में है जिसको जो सब्जेक्ट 10वीं में 9वीं में वो एक कोई सब्जेक्ट नहीं था, तो ऐसे में क्या होगा, तो बोला गया है कि जो सब्जेक्ट 9वीं में नहीं था उसके लिए बाकी की जो सब्जेक्ट है उसका एवरेज निकाल के उसको मार्क्स दे दिया जाए। ठीक है। और यहाँ पर बोला गया कि जो 9वीं के मार्क्स है वो सरल प्रणाली, जो कंप्यूटर है, सरल डेटाबेस है गवर्नमेंट का, वहां पर आप सभी का नाम होता है, तो इसीलिए जो है वहां पर वेरिफिकेशन होगा तो परफेक्ट उसके हिसाब से मार्क्स देने के लिए बोला गया है। कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज थे, NSQF टेक्निकल स्किल वाले कोर्सेज थे, उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि जो भी यहाँ पर फॉर्मेट्स है, जिस टेबल में मार्क्स भरना है रेगुलर स्टूडेंट और सभी के लिए, तो सभी के लिए जो है परिशिष्ट निकाला गया R01 से लेके R05 कि किस तरह से मार्क्स देना है, वो उसके बारे में बताया गया। और ये सब के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर पूरा मार्क्स भरना है। अब देखो यहाँ पर एक और केस आ गया है, पुनर्परीक्षार्थी। ओके, ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये रिपीटर वाले के लिए, अगर जो बच्चे रेगुलर थे उनका तो हो गया, अब जो रिपीटर है उनके लिए देखो क्या होने वाला है। रिपीटर बच्चे यानी कि जो पहले 10वीं एग्जाम दे चुके हैं, ओके, पहले 10वीं एग्जाम दे चुके हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से उनका 1-2 सब्जेक्ट रह गया था और वो अब अपने उस सब्जेक्ट की एग्जाम देना चाहते हैं। समझो 6 सब्जेक्ट में से बच्चा जो है 5 सब्जेक्ट में पास था, किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, तो उसके लिए क्या करना है कि जितने सब्जेक्ट में पास है ना उनका एवरेज निकाल के जो मार्क्स आता है वो इसमें दे देना है फेल सब्जेक्ट में, ताकि उसको पास कर देना है। तो ऐसे बच्चे जो रिपीटर थे वो भी पास हो गए, क्योंकि आप जो 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट में पास थे, 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल थे, तो जो फेल वाले सब्जेक्ट में पास वाले सब्जेक्ट का मार्क्स एवरेज करके आपको दे दिया जाएगा। तो ये रिपीटर बच्चों के लिए क्राइटेरिया है। ओके, इसमें सारी परिस्थिति है, दिया हुआ है जो भी है। तो रिपीटर वाले टेंशन मतलब आपके स्कूल टीचर इसके लिए करेंगे। आप पास हो चुके हो, जो भी रिपीटर है सब पास हो चुके हैं, किसी को फेल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एक ऐसा भी है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है, ओके, अगर वो समझो कि अच्छा जो रिपीटर स्टूडेंट है उनका जो पुनर्परीक्षार्थी का 9th का मार्क्स भी देखने बोला गया है, अगर अवेलेबल है तो 9th का मार्क्स भी देखो। अगर 9th का मार्क्स अवेलेबल नहीं है तो 10th के बेसिस पर ही करो। ठीक है। और दूसरा जो एकदम मतलब प्राइवेट विद्यार्थी है जो 5वीं से 9वीं ओके में जो भी उनका लास्ट था, जैसे कोई बच्चा 7वीं से डायरेक्ट 10वीं दे रहा है, समझ में आ रहा है, तो उसका 7वीं का रिजल्ट देखा जाए और 10वीं का रिजल्ट देखा जाए। ये प्राइवेट वाले के लिए है, तो वो मैं बताता हूँ अभी आपको। ओके, अभी यहाँ जो रिपीटर है उनके लिए जो मैंने बताया कि अगर वो एक भी विषय में एका ही विषयात उत्तीर्ण न झालेल्या, अभी ऊपर जो मैंने बताया क्या बताया था कि जो रिपीटर बच्चे 6 सब्जेक्ट में से 5 में 4 में पास है समझो और 2 में फेल है, तो ऐसे में जितने में पास है उसका एवरेज निकाल के इसमें फेल सब्जेक्ट में मार्क्स देके पास करो। लेकिन एक केस ऐसा है कि कोई बच्चा किसी में भी पास है ही नहीं, पूरे 6 सब्जेक्ट में फेल ही है, तो उस बच्चे का क्या करना है, जो मैंने भी बताया कि जो 9th का रिजल्ट है वो देखना है। और इसके अलावा कि जो भी साल भर में उसने जो है स्कूल के जरिए रिपीटर बच्चों ने प्रैक्टिस टेस्ट दिया, स्वाध्याय गृह कार्य प्रोजेक्ट दिया, उसमें से कुछ भी किया, तो उसमें से 80 मार्क्स देके कन्वर्ट करके उसको पास करना है। यानी किसी भी केस में जो रिपीटर बच्चे उनको भी पास करना है। समझ में आया। अभी यहाँ पर रिपीटर
के बारे में हो गया सब कुछ। अभी कुछ प्राइवेट वाले बच्चों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्राइवेट वाले बच्चे वो है जो फॉर्म नंबर 17 के भरते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो ये देखते हैं खाजगी विद्यार्थ्यांसाठी, यानी कि जो 7वीं 8वीं फेल थे या 9वीं फेल थे या किसी न किसी का 10वीं नहीं दिए थे और बाहर से 10वीं दे रहे हैं, तो ऐसे बच्चों का क्या होगा मालूम है कि उनके जैसे ये सब्जेक्ट है हिंदी मराठी जो भी सारे सब्जेक्ट 80 मार्क्स के हैं, तो उनकी तो एग्जाम हुई ही नहीं थी, डायरेक्ट बाहर से होने वाली थी। तो ऐसे बच्चों का जो संपर्क केंद्र था, संपर्क केंद्र मतलब कि जो बच्चे जहां से फॉर्म भरते हैं उनको एक सेंटर अलॉट होता है, वहां से उनको ना स्वाध्याय पुस्तिका दी जाती है, कुछ होमवर्क दी जाता है, प्रोजेक्ट दिया गया होगा, उसके बेसिस पर उनको जो है 80 में से जो है इवेल्यूशन करना है, 80 मार्क्स में से उनको देना है। ओके, अब ऐसे केस में ये भी बोला गया है कि उनका जो पिछला रिजल्ट था, यानी वो 8वीं के बाद 10वीं दे रहे हैं, तो जो 8वीं का रिजल्ट है उसको भी देखा जाए, उसके बेसिस पर भी इसमें मार्किंग दी जाए। ओके, तो ये है, मतलब सबको ही पास करने वाले हैं। इसमें 80 की बात की गई है, तो 20 मार्क कहां से आएगा, तो 20 मार्क जो है ओरल का है, सब सब्जेक्ट में ओरल होता है ना, ऑलरेडी टीचर लोग ने लिया हुआ है। तो 80 + 20, यहां बोला तो गया है कि रेयर केस में अगर ये सब नहीं दिया गया है, होमवर्क वगैरह ऐसा कुछ, तो उसका पिछला रिजल्ट देखा जाए, या तो अगर उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो अभी का ही जो है इस साल में जो भी आपने होमवर्क वगैरह दिया था उसके हिसाब से कर लिया जाए। अब यहाँ पर ये पूरा हो चुका है। अभी आइसोलेटेड सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं, आइसोलेटेड क्या होता है, कोई बच्चा समझो कि 10वीं की एग्जाम के लिए पहले ही पास हो चुका है, वो ग्रेजुएट हो चुका है या आगे 4-5 साल पहले दे चुका है, और उसको कोई एक सब्जेक्ट 10वीं में चाहिए था जो अभी जरूरत है, जो उसने 10वीं में नहीं दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल कि समझो कि वो महाराष्ट्र के अंदर जॉब करना चाहता है और महाराष्ट्र में मराठी सब्जेक्ट जरूरी है होना जॉब के लिए, और वो दूसरे स्टेट से आए, गुजरात से आए, वहाँ मराठी नहीं था, तो यहाँ पर आने के बाद वो 10th का सिर्फ मराठी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकता है, ताकि वो मराठी सब्जेक्ट पास हो जाए, जहां भी जरूरत हो उसको मराठी का रिजल्ट दिखा सके 10वीं का। तो ऐसे बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का फॉर्म भरते हैं। तो अभी उनको क्या करना पड़ेगा, इनका तो एग्जाम हुआ नहीं, तो उनका 10वीं का रिजल्ट पुराना देखा जाएगा, उसमें जितना भी मार्क्स उसने ग्रैब किया उसका एवरेज निकाल के उसको इस सब्जेक्ट में मार्क्स दे दिया जाएगा। तो ये आइसोलेटेड वाले बच्चे हो गए। पहले मैंने क्लास इंप्रूवमेंट वाले बच्चों के लिए बताया कि श्रेणी सुधार अंतर्गत प्रविष्ट विद्यार्थी, यानी जो बच्चे क्लास इंप्रूवमेंट के लिए जाना चाहते हैं, उनका एग्जाम नहीं हुआ है, उनका रिजल्ट भी नहीं बनेगा, उनका जो पिछला रिजल्ट है जो पास थे पहले उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, उसी पे आगे करना है। अगर वो चाहते थे कि मुझे पहले 50% मिला था, अब ज्यादा चाहिए इसलिए मैंने फॉर्म भरा था, तो आपको आगे जाके जो है चांस मिल रहा है, जो है आगे आपको क्लास इंप्रूवमेंट एग्जाम का जो और 2 चांस मिलेगा, 2 चांस ऑलरेडी मिलता ही है, बट आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो अभिलेख है, अभिलेख को जतन करना, मतलब जितने भी रिकॉर्ड है उसको संभाल के रखना है, कभी भी वेरिफिकेशन जो है किया जा सकता है, ओके, जिसके बेसिस पर हो रहा है। एक बोला गया है कि जो 10वीं का रिजल्ट निकलने के बाद बहुत से बच्चों को लगता है कि मुझे कम मार्क्स मिले, तो वो लोग वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं बोर्ड में, तो इस बार जो वेरिफिकेशन के लिए कोई मौका नहीं मिलेगा, वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जाम ही नहीं हुई है। यहाँ पर बहुत सारे जो फॉर्मेट्स है ये बोर्ड की वेबसाइट पर रिलीज हो गया है कि जैसे रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट, इंप्रूवमेंट वाले स्टूडेंट, उनको किस तरह से मार्क्स देना, उसकी जो परिशिष्ट यानी एनेक्स्चर फॉर्मेट है वो रिलीज कर दिया गया है, जो टीचर से वेबसाइट से डाउनलोड करके उसको भर सकते हैं। तो ये पूरा जो है पीडीएफ आप देख रहे हैं यहाँ पर हो चुका है। ये जो वेबसाइट है यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, ये सारा का सारा फॉर्मेट यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने कोशिश की कि कम टाइम में पूरा का पूरा 10 पेज का जो है वो समझाने के लिए आपको। अभी यहाँ जो रेगुलर स्टूडेंट है आपको बता दूं कि भाई आपके 9वीं का रिजल्ट का 50 मार्क्स, पूरे 9वीं के फाइनल रिजल्ट का 50 में से मार्क्स मिलेगा, और 10वीं में जो भी आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था सेमेस्टर या प्रीलिम, उसके बेसिस पर 30 मार्क्स और 20 मार्क्स ओरल, ऐसे करके 100 मार्क्स मिलेंगे। रिपीटर वाले तो सब में पास है, क्लास इंप्रूवमेंट वाले का रिजल्ट नहीं बनेगा, आइसोलेटेड वाले भी पास है। अब वो टीचर की जिम्मेदारी है, टीचर करेंगे। ये वीडियो मेरा हेल्पफुल था टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, पूरा का पूरा सर्कुलर मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को सभी अपने ग्रुप्स में जरूर फॉरवर्ड करना, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले कि आज जो ये सर्कुलर आया है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।